Have you ever looked at a massive, well-organized city? High-rise buildings हैं, proper roads हैं, power plants हैं, waste disposal system है और एक centralized government office है जहाँ से सब control होता है। बिल्कुल ऐसे ही होता है हमारा यूकैरियोटिक सेल। It's like a microscopic, highly advanced city working 24/7 inside a body. MSc ज़ूलॉजी के एंट्रेंस या इग्नो एग्ज़ाम्स में जब हम सेल बायोलॉजी का नाम सुनते हैं तो लगता है कि पता नहीं क्या पहाड़ पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरल टर्म्स, पाथवेज, मॉलिक्यूलर नेम्स, बट ट्रस्ट मी, इट इज़ एक्चुअली वेरी सिंपल एंड लॉजिकल। अगर आप इसको एक सही तरीके से समझें तो आपको रट्टा मारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज की इस वीडियो में हम पूरे यूनिट 1 को इतना ईजी बना देंगे कि आप एग्ज़ाम्स में आंसर अपने आप लिख कर आएंगे। Hello everyone, welcome back to Celebrated Learning. Today we are diving deep into IGNOU MSc Zoology Semester 1. हम स्टार्ट कर रहे हैं पेपर 1 मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी और आज का हमारा टारगेट है ब्लॉक 1 यूनिट 1 दैट इज यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हम इस पूरे चैप्टर को एकदम सिंपल एग्जाम्पल के साथ क्लियर करेंगे ताकि कोई भी पॉइंट्स मिस ना हो और वीडियो एंड होते होते आपको पूरा यूनिट याद हो जाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सेलिब्रेटेड लर्निंग को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ आपको पूरा सिलेबस ऐसे ही इजी लेक्चर्स में मिलने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रियल कॉन्सेप्ट। चलिए सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं। व्हाट इज अ यूकैरियोटिक सेल? यू मीन्स ट्रू एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। इसका मतलब इनके पास एक प्रॉपर बाउंड्रीड न्यूक्लियस होता है। लेकिन MSc लेवल पर जो सबसे बड़ा कीवर्ड आपको समझना है वो है कंपार्टमेंटलाइजेशन। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए आपका घर का किचन में एक कैबिनेट है, कैबिनेट में स्पाइसेस है, एक कैबिनेट में यूटेंसिल्स है और फ्रिज में वेजिटेबल्स। सब कुछ सेपरेट है ना? ऐसा तो नहीं होता ना कि जहाँ गैस स्टोव है वहीं पर आप कपड़े धो रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हर काम के लिए एक अलग अलग कंपार्टमेंट है। प्रोकैरियोट्स जैसे कि बैक्टीरिया का सेल एक छोटे से सिंगल रूम फ्लैट जैसा होता है। वहीं पर सोना, वहीं खाना, वहीं किचन, सब बिखरा हुआ। बट यूकैरियोटिक सेल एक बड़ा 3 BHK या 4 BHK लग्जरी अपार्टमेंट है। इसमें अलग अलग काम के लिए अलग अलग रूम्स बने हैं जिन्हें हम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कहते हैं। व्हाई इज दिस कंपार्टमेंटलाइजेशन सो इम्पोर्टेंट फॉर द सेल? इसके 3 बड़े फायदे हैं। फर्स्ट वन, केमिकल माइक्रो एनवायरमेंट्स। सेल के अंदर अलग अलग कंपार्टमेंट्स में अलग अलग केमिकल एनवायरमेंट्स होता है। फॉर एग्जांपल, लाइसोसोम को अपना काम करने के लिए बहुत एसिडिक pH चाहिए होता है, अराउंड 4.5 to 5। अगर वो मेम्ब्रेन में बंद ना हो और खुला घूमे तो वो पूरे सेल के बाकी कंपोनेंट्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। कंपार्टमेंटलाइजेशन की वजह से लाइसोसोम अपना काम क्वाइटली एक कोने में करता रहता है और बिना किसी सेल को नुकसान पहुंचाए। सेकेंड इज एफिशिएंसी। एंजाइम्स और सबस्ट्रेट एक स्पेसिफिक जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं तो रिएक्शन बहुत फास्ट और एफिशिएंट होता है। थर्ड वन इज प्रोटेक्शन। DNA जैसी कीमती मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर सेफ रहता है ताकि साइटोप्लाज्म के एंजाइम उसे डिग्रेड ना कर सके। अब घर या सिटी समझ ली तो चलिए इसकी आउटर बाउंड्री यानी बॉर्डर वॉल की बात करते हैं। एनिमल सेल्स में कोई सेल वॉल नहीं होती है, सो द आउटर मोस्ट लेयर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम सब ने पढ़ा है कि मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन्स की बनी है। इट इज सेमी परमिएबल यानी हर किसी को अंदर आने नहीं देती। इट एक्ट्स लाइक अ सिक्योरिटी गार्ड ऑफ द सेल सिटी। सिक्योरिटी गार्ड्स चेक करते हैं कि कौन काम करता है, कौन काम का है और कौन टेररिस्ट यानी कि पैथोजन है। लेकिन MSc एग्जाम के लिए एक स्पेशल टर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ये क्या है? थिंक ऑफ इट लाइक द सेल्स फजी कोट और आउटर जैकेट। मेम्ब्रेन के ऊपर जो लिपिड्स और प्रोटीन्स होते हैं उनसे कुछ शुगर चेन्स बाहर की तरफ निकली होती है। इन्हें हम ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। इन्हें शुगर चेन्स की आउटर लेयरिंग को हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। इसका रियल लाइफ फंक्शन क्या है? मान लीजिए आप किसी सिक्योरिटी रेस्ट्रिक्टेड बिल्डिंग में जा रहे हैं
तो आपको अपना आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है, राइट? ग्लाइकोकेलिक्स सेल का आईडी कार्ड है। जब आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम घूमते हैं तो वो ग्लाइकोकेलिक्स को टच करके पहचानते हैं कि ये तो अपनी बॉडी का सेल है, इसको हम नहीं मारेंगे। इसको हम कहते हैं सेल टू सेल रिकॉग्निशन। अगर ग्लाइकोकेलिक्स बदल जाए, जैसे कि कैंसर सेल्स में होता है, तो बॉडी उसे पहचान नहीं पाती। चलिए अब सेल सिटी का मेन हेडक्वार्टर्स में चलते हैं, यानी द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास सेल का मास्टर ब्लूप्रिंट होता है, दैट इज हमारा डीएनए। द न्यूक्लियस इज अ डबल लेयर्ड एनवलप। न्यूक्लियस एक डबल लेयर्ड एनवलप से पैक होता है। लेकिन एमएससी लेवल पर जो सबसे हाई यील्ड टॉपिक जहाँ से बनता है वो किसी मेम्ब्रेन में मौजूद पोर्स, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। एग्जाम में इसका स्ट्रक्चर्स पूछा जाता है। ध्यान रखिए, ये कोई साधारण होल या सुई से किए हुए छेद नहीं है। एनपीसी एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोटीन गेटवे है। इसकी सिमेट्री ऑक्टागोनल होती है, यानी इसमें 8 फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री मिलती है, जैसे कि एक व्हील में 8 स्पोक्स होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स बिल्कुल किसी हाई सिक्योरिटी बॉर्डर चेक पोस्ट की तरह काम करता है। प्रोटीन्स और आरएनए को ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्पेशल हेल्पर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि इम्पोर्टिन और एक्सपोर्टिन। ये हेल्पर्स तभी एंट्री देते हैं जब कार्गो के पास एक स्पेसिफिक कोड होता है, जिसे हम न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल्स यानी NLS कहते हैं। अब हम अगर न्यूक्लियस के थोड़े और अंदर जाएं तो हमें बहुत ही डार्क, डेंस और राउंड एरिया दिखती है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। याद रखना, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। इसका मेन फंक्शन क्या है? इट इज़ द राइबोसोम फैक्ट्री ऑफ द सेल। यहाँ पर rRNA दैट इज राइबोसोमल RNA की सिंथेसिस होती है और राइबोसोम्स के पार्ट्स असेंबल होते हैं। तो जब भी सेल को प्रोटीन बनाना होता है, वो राइबोसोम्स इसी न्यूक्लियोलस से बनकर आते हैं। अब सेल के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। इसके लिए हम पढ़ेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट एनालॉजी है अमेज़न का डिलीवरी सिस्टम। मान लीजिए अमेज़न की एक फैक्ट्री है जहाँ पे प्रोडक्ट्स बनते हैं। वो फैक्ट्री है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईयर 2 टाइप के होते हैं, वन इज रफ ईयर एंड सेकेंड इज स्मूथ ईयर। रफ ईयर के ऊपर राइबोसोम्स बैठे हैं, इसीलिए ये रफ दिखता है। इसका काम है प्रोटीन्स बनाना। एंड स्मूथ ईयर, इस पे राइबोसोम्स नहीं होते और इसका काम है लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स बनाना और टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करना। अब रफ ईयर ने प्रोटीन बना दिया, पर वो अभी रॉ मटेरियल है। उसे फाइनल टचअप और प्रॉपर एड्रेस चाहिए ताकि वो सही जगह डिलीवर हो सके। तो ईआर से वो प्रोटीन एक छोटे से मेम्ब्रेन पाउच में पैक होता है, जिसे हम ट्रांसपोर्ट वेसिकल कहते हैं। और ये वेसिकल एक डिलीवरी ट्रक की तरह है जो जाता है गोल्गी एपैरेटस के पास। गोल्गी एपैरेटस सेल का अमेज़न पैकेजिंग एंड सॉर्टिंग सेंटर है। जब रॉ प्रोटीन गोल्गी में एंटर करता है तो गोल्गी उसमें बदलाव करता है, जैसे कि उसमें शुगर ऐड कर दी विच इज़ ग्लाइकोसाइलेशन, या उसे फोल्ड कर दिया। फिर गोल्गी उस पर एक मॉलिक्यूलर एड्रेस टैग लगाता है कि प्रोटीन को लाइसोसोम में जाना है या सेल के बाहर जाना है। सही एड्रेस टैग लगने के बाद उसे फाइनल वेसिकल में पैक करके शिप कर दिया जाता है। इस कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क को हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। अब फैक्ट्री नेटवर्क के बाद सेल के उन कंपार्टमेंट्स के बारे में बात करते हैं जो क्लीन अप एंड स्टोरेज का काम करती है, दैट इज लाइसोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स एंड वैक्यूल्स। लाइसोसोम्स को हम सेल का गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम या सुइसाइडल बैग कहते हैं। इनके अंदर लगभग 40 टाइप्स के एसिड हाइड्रोलेस एंजाइम्स होते हैं जो पुरानी टूटी फूटी चीज़ों को या बाहर से आए हुए पैथोजेंस को डाइजेस्ट कर देते हैं। लेकिन पेरोक्सिसोम्स बिल्कुल अलग केमिकल प्लांट है। ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं होते। इनका काम होता है ऑक्सीडेटिव रिएक्शन करना, जैसे लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स को तोड़ना। अब ट्विस्ट ये है कि जब ये फैटी एसिड्स को तोड़ते हैं तो ये बहुत डेंजरस बाई प्रोडक्ट्स बनाते हैं, दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड।
ये केमिकल इतना टॉक्सिक है कि अगर सेल में फैल जाए तो सेल मर जाए। तो पेरोक्सिसोम इसका सल्यूशन कैसे निकालता है? इसके पास एक सुपर एंजाइम होता है जिसे कहते हैं कैटलेस। कैटलेस तुरंत उस खतरनाक हाइड्रोजन पेरोक्साइड को पकड़ता है और उसे हार्मलेस वाटर एंड ऑक्सीजन में ब्रेक कर देता है। इसी तरह सेल डैमेज होने से बच जाता है। अब बात करते हैं तीसरे कंपोनेंट की, जो है वैक्यूल। एनिमल सेल में ये छोटे छोटे होते हैं, पर प्लांट सेल में ये इतने बड़े होते हैं कि पूरा सेल का 90% स्पेस घेर लेते हैं। एमएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि वैक्यूल मेम्ब्रेन को एक स्पेशल नाम दिया जाता है, टोनोप्लास्ट। ये टोनोप्लास्ट सिस्टम साइटोप्लाज्म से मॉलिक्यूल्स को एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके वैक्यूल के अंदर भेजती है और इसीलिए वैक्यूल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन साइटोप्लाज्म से हमेशा ज़्यादा होती है। तो चलिए अब बात करते हैं सेल के पावर जनरेशन यूनिट की, दैट इज गुड गेस माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का सेल का पावर हाउस है जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन के थ्रू एटीपी जनरेट करती है। इसके स्ट्रक्चर में आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है और इनर मेम्ब्रेन में बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं जिन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं। लेकिन एमएससी जूलॉजी में सबसे बड़ा सवाल जो शॉर्ट नोट में पूछा जाता है वो है इसका एवोल्यूशनरी ओरिजिन। एक बहुत ही फेमस थ्योरी है जिसे हम बोलते हैं एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि करोड़ों साल पहले माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पार्ट नहीं था। ये बाहर घूमने वाला एक आज़ाद इंडिपेंडेंट एरोबिक प्रोकैरियोटिक था। ये बड़ी प्रिमिटिव एनारोबिक सेल ने इस बैक्टीरिया का शिकार किया, उसे एनगल्फ कर लिया, लेकिन उसे डाइजेस्ट करने के लिए बजाय दोनों के बीच में एक दोस्ती हो गई। सेल ने बोला तुम मेरे अंदर सेफ रहो, मैं तुम्हें फूड दूंगा, और माइटोकॉन्ड्रिया ने बदले में बोला मैं तुम्हें बहुत सारी एटीपी एनर्जी बनाकर दूंगा। इसी दोस्ती को हम कहते हैं एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। और इसी दोस्ती के वजह से माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट उनको एक स्पेशल टर्म दिया जाता है, दे आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स। ऑटोनोमस मतलब जो अपना काम खुद करे, और सेमी ऑटोनोमस मीन्स वो आधा काम खुद करे और आधा सेल के लिए न्यूक्लियस पे डिपेंड, सेल का जो न्यूक्लियस है उस पर डिपेंड करे। क्योंकि उनके पास अपना खुद का सर्कुलर डीएनए है और 70S राइबोसोम है जो बिल्कुल एक बैक्टीरिया जैसा है। ये अपने लिए जो ज़रूरी कुछ प्रोटीन्स हैं वो खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और सेल के अंदर खुद की बाइनरी फिजन से डिवाइड भी हो सकते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। द आउटर मोस्ट लेयर जो है दिख रहा है आपको वो आउटर मेम्ब्रेन है, फिर इनर मेम्ब्रेन है और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक नैरो स्पेस होता है जिसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। फंक्शन ये है इनका कि ये मेम्ब्रेन्स सिलेक्टिव बैरियर का काम करते हैं जो मॉलिक्यूल्स के इन एंड आउट मूवमेंट को रेगुलेट करती है। दिस डबल मेम्ब्रेन इज अ डायरेक्ट प्रूफ ऑफ एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। जब एक एंशिएंट यूकैरियोटिक सेल ने फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट को एनगल्फ कर लिया तो होस्ट सेल की मेम्ब्रेन और उस बैक्टीरिया की अपनी मेम्ब्रेन मिलकर डबल मेम्ब्रेन सिस्टम बन गई। इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट आपको कॉइन लाइक फ्लैटेंड सैक स्ट्रक्चर का एक नेटवर्क दिखेगा। एक सिंगल फ्लैटेंड सैक को बोलते हैं थाइलाकॉइड। जब ये थाइलाकॉइड्स एक के ऊपर एक पाइलअप होकर एक पूरा स्टैक बनाते हैं तब उस स्टैक को बोलते हैं ग्रैनम और प्लूरल होता है इनका ग्रैना। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के ऊपर क्लोरोफिल पिगमेंट्स एम्बेडेड रहते हैं और इनका मेन फंक्शन होता है सनलाइट को ट्रैप करना। इसीलिए फोटोसिंथेसिस की लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो लाइट रिएक्शन है इसी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होती है जहाँ एटीपी और NADPH जनरेट होते हैं। डायग्राम में नोटिस करिए ये ग्राना स्टैक्स अलग अलग आइसोलेटेड नहीं है, इन्हें आपस में कनेक्ट करने वाली थिन फ्लैट मेम्ब्रेन ट्यूबल है जिसको हम लैमेला या स्ट्रोमा लैमेला कहते हैं। ये एक ब्रिज या नेटवर्क की तरह काम करता है जो डिफरेंट ग्राना को फिजिकल सपोर्ट देते हैं और चैनल्स मेंटेन करते हैं फॉर एफिशिएंट फंक्शन। इन सारे मेम्ब्रेन्स और ग्राना के अलावा क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लियर प्रोटीन रिच फ्लूइड मैट्रिक्स भरा रहता है उसे कहते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में सारे एसेंशियल एंजाइम्स जैसे रूबिस्को होता है। ये एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके ग्लूकोज बनाता है, मीनिंग फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन, दैट मीन्स लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो है इसी स्ट्रोमा के अंडर होती है। स्ट्रोमा के अंदर क्लोरोप्लास्ट का अपना खुद का सर्कुलर डीएनए और 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मली एक यूकैरियोटिक सेल के पास लीनियर डीएनए होता है और 80S राइबोसोम्स होता है, बट क्लोरोप्लास्ट के पास बैक्टीरिया लाइक सर्कुलर डीएनए और 70S राइबोसोम होना एक
सॉलिड प्रूफ होता है कि ये कभी एक इंडिपेंडेंट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म था। इसके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होने की वजह से इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहते हैं, क्योंकि ये अपना कई सारे प्रोटीन्स खुद रेप्लिकेट और सिंथेसाइज कर सकता है। अब आते हैं सिंपल टर्म में सिलिया एंड फ्लैजेला सेल के सरफेस पर हेयर लाइक एक्सटेंशंस होते हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। सिलिया छोटे छोटे होते हैं और नंबर में बहुत सारे होते हैं। फ्लैजेला लंबे होते हैं और नंबर में कम होते हैं। एमएससी में इनका इंटरनल मॉलिक्यूलर आर्किटेक्चर का डायग्राम के साथ पूछा जाता है। अगर हम एक सिलिया को परपेंडिकुलर कट करते हैं, दैट इज अ क्रॉस सेक्शन करते हैं, तो अंदर का जो कोर रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं हम एक्सोनिम। इस एक्सोनिम के पास एक यूनिवर्सल डिजाइन होता है जिसे हम बोलते हैं 9+2 अरेंजमेंट। अब ये 9+2 क्या है, इसको हम बहुत ध्यान से डायग्राम में देखते हैं। फर्स्ट इज 9 पेरिफेरल डबलेट्स। बॉर्डर के जो पूरे राउंड चक्कर में 9 जोड़ियां हैं, 9 डबलेट्स होती हैं माइक्रोट्यूबल्स की। ये एक डबलेट में 2 सब ट्यूबल्स होते हैं, ए ट्यूबल एंड बी ट्यूबल, और जो 2 सेंट्रल सिंगलेट्स हैं सेंटर में अकेले दैट मीन्स दे आर सिंगल माइक्रोट्यूबल्स होते हैं, जो कि एक सेंट्रल ब्रिज से जुड़े होते हैं और एक सेंट्रल शीथ से ढके होते हैं। हमने आज पढ़ा कंपार्टमेंटलाइजेशन के फायदे, ग्लाइकोकैलिक्स का सेल रिकॉग्निशन रोल, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स की ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर और न्यूक्लियोलस में राइबोसोम फैक्ट्री, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का सॉर्टिंग नेटवर्क, पेरोक्सिसोम में कार्टिलेज और वैक्यूल्स की टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया का बैक्टीरियल ओरिजिन एंड उनका सेमी ऑटोनोमस नेचर, और सीलिया फ्लैजेला का 9+2 डिजाइन हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 दैट इज एक्टिन फिलामेंट्स, जहां हम सेल सिटी के पिलर्स और रोड्स यानी साइटोस्केलेटन को समझेंगे। अगर आपको ये इजी टू अंडरस्टैंड कंप्लीट मास्टर क्लास अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने एमएससी जूलॉजी के बैचमेट्स के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, ऐसे ही बिना किसी डर से पूरे सिलेबस को क्लियर करने के लिए सेलिब्रेटेड लर्निंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। Thank you so much for watching. Keep learning and I will see you in the next video.